गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इमर्जिंग इश्यूज हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आज जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं, पहले एक बार उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो दूसरा पहला क्वेश्चन, तो कल हम लोगों ने राज्यसभा के रोल के बारे में देखा था और हमने कहा था कि राज्यसभा के रोल को हम 3-4 हेडिंग में देख सकते हैं। एक तो लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में उसका रोल है कि कानून बनाने में उसकी भूमिका है। भले ही वहाँ पर जो है वो कानूनों को जो वहाँ पर आते हैं उनको रोक पाने में कोई बहुत ज़्यादा उसके पास पावर नहीं है ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के कंसर्न में, लेकिन वो जल्दबाजी में हैस्टी वे में बनने वाले लॉ को कहीं ना कहीं चेक करती है और जो भी लॉ हैं उनमें करेक्शन करती है और उनको बेहतर रूप देने का काम करती है। दूसरा हमने कहा था कि एक डेलिब्रेटिव हाउस के रूप में है, विमर्शकारी सदन है। जो इमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इसे हाउस ऑफ टैलेंट के रूप में देखा जाता है कि जहां पर अच्छे डिबेट डिस्कशन होते हैं। तीसरा हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये फेडरल हाउस है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेस रखता है राज्यसभा, तो इस रोल में भी देखा जाता है। और कुछ और भी चीज़ें हमने कही कि जहां पर वह लोकसभा से ज़्यादा बेहतर रूप में दिखाई देता है। जहां पर हमने कहा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ तभी बनाया जा सकता है जब राज्यसभा रेजोल्यूशन लेकर आए, या न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज तभी क्रिएट की जा सकती हैं जब राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने बात किया था। हमने ये भी बात किया था कि उसके सामने प्रॉब्लम्स वगैरह क्या आ रहे हैं, क्यों उसको इररेलेवेंट बताने की कोशिश की जा रही है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को कल हम लोगों ने कवर किया था। आज हमें देखना है पार्लियामेंट्री सेशन। अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि पार्लियामेंट का जो वर्किंग डे है साल भर का, वो शुरुआती दौर में यानी 50-60 के डिकेड में वह 120-130 डेज के एवरेज में रहता था। आज वो 65 to 70 डेज ही रहता है और इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में तो ये और ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है कि जो पार्लियामेंट्री सेशन है, तो क्या एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए, एनुअल कैलेंडर फॉर पार्लियामेंट्री सेशन। तो संसद की बैठकों के लिए, फॉर पार्लियामेंट्री सिटिंग, संसद की बैठकों के लिए क्या एक संसद की सिटिंग के लिए क्या एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए, यानी नेसेसिटी क्या है यहां पर एक एनुअल कैलेंडर की। तो एक तो यहां पर ये बात की जा रही है और ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या ऐसा जरूरी है कि ऐसा कुछ किया जाए, यानी जो पार्लियामेंट्री सेशन में व्यवधान आ रहे हैं, संसद के सत्रों में जो एब्रप्शन आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है कि वर्किंग डे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी पार्लियामेंट के वर्किंग डे में जो कमी आ रही है, संसद के कार्य दिवसों में जो कमी आ रही है, इस पर रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रो हम फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल हर तरीके से लिख सकते हैं। हम आंसर की स्टार्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल 85 से। आर्टिकल 85 जो पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में प्रोविजन करता है कि प्रेसिडेंट जो हैं उनको यह अथॉरिटी है कि वह पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सेशन को सम्मन कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वह संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करने का काम को आहूत जो है यानी सम्मन जो है वह कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एक नियम और दिया गया है कि 2 सेशन के बीच 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ से अधिक का गैप वह नहीं होना चाहिए। तो एक तो आर्टिकल 85 जो है वह पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में ये यहाँ पर प्रोविजन करता है। एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि पार्लियामेंट में कोई एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा हम एक एस्पेक्ट देखेंगे कि भारत में कोई सर्टेन पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है जिसके आधार पर यह फिक्स हो कि कितनी बैठकें साल भर में होनी चाहिए। तो भारत में वह कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर जो है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो है वह नहीं होता है। संसदीय कैलेंडर नहीं होता है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं होता है।
और यहाँ पर जो है यह देखा जाता है। हमारे यहाँ पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है वह पार्लियामेंट्री सेशन को लेकर कि संसद जो है वहाँ पर सेशन उसका क्यों नहीं हो पाता है और क्या प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। तो असल में बहुत से मिसयूज देखे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और वो मिसयूज देखे जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है। तो प्रेसिडेंट को हमने जो है लेजिस्लेचर के जो सेशन है उनको सम्मन करने का अथॉरिटी दिया है। तो एक तरीके से सवाल खड़ा होता है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है? क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है कि प्रेसिडेंट तो अपने मन से कोई काम करते नहीं, प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अगर करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह लेजिस्लेचर में जाने से बचती है, यानी पार्लियामेंट के सेशन को फेस करने से अमूमन गवर्नमेंट बचती हैं, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है और इससे गवर्नमेंट का जो इमेज है पब्लिक में वो कमजोर पड़ता है, गवर्नमेंट का स्टैंड कमजोर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि ये ट्रेंड इसलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि प्रेसिडेंट जानबूझकर डिले करते हैं पार्लियामेंट के सेशन को सम्मन करने में। अगर ये बोला जा रहा है तो इसके पीछे कोई फैक्चुअल सपोर्ट भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहां पर यह ऐसे कुछ इंसिडेंट देखे जा सकते हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जब विंटर सेशन बुलाना था तो उस समय यह देखा गया कि विंटर सेशन जो है वो 15 नवंबर तक आ जाना चाहिए था, लेकिन विंटर सेशन को डिले करते करते 5 दिसंबर को वहां पर 15 दिसंबर को बुलाया गया और 5 जनवरी को उसको खत्म कर दिया गया सेशन को। यानी केवल 15 दिनों का जो है 20 दिनों का सेशन, जो 1 महीने से अधिक का सेशन होना चाहिए, वो 15 से 20 दिनों के सेशन में सिमट के रह गया। इसी तरीके से जब इस बार लास्ट ईयर पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में बड़ा जो है वहां पर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि मानसून सेशन जो है वह बोला गया कि नहीं बुलाया जाएगा और तर्क दिया गया कि वहां पर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो है जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो अब यहां पर जो सवाल है वो पहले हम समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला चीज जो फैक्ट है कि संसद के बैठकों में कमी जो आ रही है, यानी हाल के वर्षों में संसद की बैठकों में कमी आ रही है। जो उसकी सिटिंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो लास्ट जो 1 डिकेड है, प्रीवियस डिकेड जो है, अगर 1 दशक की बात की जाए तो विगत 1 दशक में वर्किंग डे जो है 65 टू 70 डेज केवल देखे जा रहे हैं, केवल 65 से 70, जबकि 50-60 के डिकेड में, जबकि 50 या 50 और 60s में जो है यह देखा जाता था कि ये 120 टू 130 डेज का वर्किंग डेज होता था। जितना दिन ज्यादा होगा उतना अच्छा वो काम करेगा। तो यहां पर देखा जा रहा है कि एक तो ये हो रहा है, देखा जा रहा है कि सेशन का जो ड्यूरेशन है, सत्र की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ सेशन भी कम हुए हैं, यहां पर यह देखा जा रहा है। और अभी पेंडेमिक इरा में तो सेशन को सम्मन ही नहीं किया गया। 2020 में मानसून सत्र को आहूत ही नहीं किया गया, तो सेशन को ही सम्मन नहीं किया गया, मानसून सत्र को आहूत न करना। तो ये कुछ फैक्ट्स यहां पर हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का लेवल क्या है। अब इससे असर क्या होता है। दूसरा हमारे लिए सवाल ये है कि अगर वर्किंग डे में कमी आ रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कार्य दिवसों की संख्या में कमी का प्रभाव क्या पड़ता है। कार्य दिवसों की संख्या में कमी का प्रभाव जो देखा जा रहा है वो क्या है, एक बार इसको भी यहां पर समझते हैं। पहला जो प्रॉब्लम यहां पर आता है कार्य दिवसों में कमी से, तो सरकार के जो यहां पर कार्यकरण का जो तरीका है, अगर उसका असेसमेंट नहीं होगा, यानी असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो असेसमेंट है, उसके फंक्शनिंग का जो असेसमेंट है,
वो तभी हो पाएगा जब ठीक ठाक सीटिंग पार्लियामेंट में हो। तो पहली प्रॉब्लम है कि संसद के कार्यकरण का यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का, सरकार के कार्यकरण का मूल्यांकन इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। अगर ऐसा होगा तो सरकार के कार्यकरण का इफेक्टिव असेसमेंट नहीं हो पाएगा, प्रभावी मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। पहला प्रॉब्लम ये है। अगर ऐसा होगा तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल या पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव ये भी क्या होगा, वीक होगा। तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण जो है वह कमजोर होगा। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण क्या होगा और कमजोर यहां पर दिखाई देगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये आएगी। दूसरा कि अगर सीटिंग्स ज्यादा नहीं होंगी तो पार्लियामेंट की जो सबसे मेन रोल है, मेन फंक्शन है, वो है लेजिस्लेटिव रोल, कानूनों को पारित करना। तो जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो कानूनों पर क्या बहस होगा और कानूनों को कैसे पारित किया जाएगा। तो फिर वो गिलोटीन की सिस्टम चलेगी कि बिना डिबेट के पास कर दो कानून को। तो यहां पर जो है विधेयकों, जो लेजिस्लेचर जो है या लेजिस्लेटिव बिल्स जो हैं या जो भी कानून है, तो विधेयकों की जो है वह सही तरीके से प्रभावी जो है वह जांच नहीं हो पाएगी, एग्जामिन नहीं किया जा सकेगा बिल्स को, और जल्दबाजी में, हैस्टी वे में जो है वह विधेयक यहां पर बनेंगे, यानी बिना विमर्श के, यहां बिना किसी बहस के यहां पर कानून बनने शुरू होंगे। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ड्यूरेशन कम होता जाएगा, सीटिंग्स कम होती जाएंगी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन भी क्या है वो कम होता जाएगा। यानी सदन का, हाउस की जो डेलिब्रेटिव रोल है, जो यहां पर उसका जो विमर्शकारी भूमिका है, जो डिबेट डिस्कशन का इसका रोल है, वह भूमिका भी कमजोर यहां पर होती जाएगी। हेल्दी डिबेट डिस्कशन का स्कोप यहां पर कन्फाइंड होता जाएगा। और अगर पार्लियामेंट का सेशन चल ही नहीं रहा या पार्लियामेंट की सीटिंग कम होती जा रही है तो सिटीजन्स का जो इंटरेक्शन है पार्लियामेंट से वो होगा नहीं, और सिटीजन जो है पार्लियामेंट में जो फेथ रखते हैं वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी सिटीजन्स और पार्लियामेंट का जो लिंकेजेस है वो कमजोर होगा। नागरिकों का संसद से जुड़ाव क्या होगा, वो कमजोर होगा। ये सही नहीं है अगर यहां पर जो है वह सिटिंग्स वगैरह जो हैं वो सही से प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं। अगर जो है पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा तो इसका एक और असर पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रहा है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनेंस। तब मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस बढ़ेंगे। तो यहां पर जो है कार्यपालिका का मनमानापन बढ़ेगा, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका का मनमानापन वह यहां पर देखा जाएगा। यानी जो टेंडेंसी ऑफ ऑर्डिनेंस इशू करने की है वो बढ़ेगी। अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा यहां पर देखी जाएगी। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम है अगर वर्किंग डे, कुल मिलाकर पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी यानी संसद की उत्पादकता में वह बहुत ज्यादा गिरावट जो है यह देखा जाएगा। तो इस वजह से ये मांग की जा रही है कि पार्लियामेंट्री सेशन का जो कैलेंडर है वह फिक्स किया जाए। तो इसीलिए संसद के वार्षिक कैलेंडर की आवश्यकता है, इसीलिए संसद के वार्षिक कैलेंडर की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि यह जो वार्षिक कैलेंडर की आवश्यकता है ये केवल और केवल इंडिया के संबंध में है। दुनिया के कई देश हैं जिनके यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर ऑलरेडी है। उनके यहाँ फिक्स है कि साल भर में मिनिमम कितनी सिटिंग्स होनी चाहिए, वह दुनिया के अधिकांश देशों में यहाँ पर फिक्स है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में 100 to 150 सिटिंग्स तो होती ही होती हैं। 100 से 150 दिन की बैठक जो है वह निर्धारित की गई है कि वो पहले ही कैलेंडर बना लेते हैं और इसके जरिए कई लाभ होते हैं।
कैलेंडर अगर बन जाता है साल भर में, हमको मालूम है कि ये इस साल भर की सीटिंग पार्लियामेंट की इतने इतने जो है तारीख को होगी, तो हम साल भर का जो अपना वर्किंग प्लान है पार्लियामेंट का, हमारा जो एजेंडा है, हम उसको डिजाइन कर लेते हैं अपने दिमाग में कि क्या क्या साल भर में करना है। ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन हो पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल हो पाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव डिबेट डिस्कशन हो पाएंगे। यानी कई चीजें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वह प्रॉस्परस करती हैं, रिच करती हैं, उसको वाइब्रेंट बनाती हैं, वो चीजें डिपेंड करती है कि पार्लियामेंट का सेशन और सिटिंग वह कितनी इफेक्टिवली हो रहा है। तो यहां पर अगर जो है वार्षिक कैलेंडर आ जाता है तो पूरे वर्ष के लिए जो है वह लेजिस्लेटिव और पॉलिसी एक्शन का रोड मैप बनाया जा सकता है। तो पूरे वर्ष के लिए विधायी और नीतिगत जो एजेंडा है या कार्य योजना है, वर्किंग प्लान है, लेजिस्लेटिव और पॉलिसी जो वर्क प्लान है, नीतिगत कार्य योजना है, वह उसका निर्धारण किया जा सकता है, उसको यहां पर बनाया जा सकता है। तो एक तो जो है साल भर का एजेंडा पहले से बनाया जा सकता है। पूरे वर्ष सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है, यानी जो अकाउंटेबिलिटी सरकार की है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार को जवाबदेह बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तीसरा, यहां पर अध्यादेश के दुरुपयोग पर क्या लगेगी, यह रोक लगेगी। तो अध्यादेश के दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस जो है वह रुकेगा। तो ये भी इसका एक बड़ा लाभ होगा। और हाउस में वह हेल्दी डिबेट्स डिस्कशन, सदन में स्वस्थ चर्चा परिचर्चा हो पाएगी बेहतर तरीके से, वहां पर एक कल्चर डेवलप हो पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सिटीजन्स का जो फेथ है, नागरिकों का संसदीय लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत होगा। अगर ऐसा होगा तो ही सिटीजन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो विश्वास है वो यहाँ पर वह मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा, ये यहाँ पर है। लेकिन हमने कहा कि एक बड़ी समस्या यहाँ पर है कि यह जो पूरा यहाँ पर है, मूल समस्या जो यहाँ पर देखने को मिलती है, तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है अभी फिलहाल। मूल समस्या है कि राष्ट्रपति जो है को यह प्राधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने की शक्ति हम लोगों ने दी हुई है। सेशन सम्मन करने का पावर प्रेसिडेंट को आहूत करने की शक्ति हमने दी हुई है। अब इसका मिसयूज भी होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कार्यपालिका का जो है यहाँ पर वह रोल बढ़ जाता है पार्लियामेंट पर। तो इस यहाँ पर जो है कार्यपालिका द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव जो है यानी सरकार जो है वह इसके जरिए, सरकार वह इसके माध्यम से, मतलब इस अथॉरिटी के माध्यम से वह संसदीय प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को वह कंट्रोल करने की कोशिश करती है। संसदीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का प्रयास यहाँ पर करती है, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करती है। और यह सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेशन है, यह शक्ति पृथक्करण का भी उल्लंघन यहाँ पर हो रहा होता है कि हाँ, पार्लियामेंट का काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हम अपने यहाँ पर एक वार्षिक कैलेंडर लेकर आएं, एक एनुअल जो है कैलेंडर यहाँ पर हमारे यहाँ होना चाहिए। और राष्ट्रपति को अगर हमने शक्ति दी है तो केवल राष्ट्रपति तक यहाँ पर शक्ति न दें, राष्ट्रपति के साथ साथ हम यहाँ पर वह पार्लियामेंट के मेंबर को भी, वह यहाँ पर या हाउस को भी यह पावर दें कि वो अपना सेशन खुद सम्मन कर सके। यानी एक सर्टेन नंबर में, जैसे पाकिस्तान में होता है 1/4 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह वहां रिजोल्यूशन लेकर आते हैं कि हमें एक नया सेशन चाहिए, तो वहां पर सेशन बुलाया जा सकता है। तो सदन को भी अधिकार जो है, जो हाउस है, सदन को भी सत्र आहूत करने का अधिकार होना चाहिए।
तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा, और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी वहां पर होता है। और यहाँ पर जो है ये भी जरूरी है कि अगर हमारा फिजिकल सेशन नहीं हो रहा है तो वर्चुअल सेशन जो है उसको भी शुरू किया जाए, वर्चुअल सत्र को भी यहाँ पर जो है वह प्रारंभ किया जाए, या वर्चुअल सेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री जो सेशन है उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है सिटिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग नहीं है, पार्लियामेंट की वर्किंग डेज कम होते जा रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस प्रॉब्लम को दूर करने का और जगहों पर तरीका क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ये सारा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स हमारे आंसर में क्या है दिखने चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो यहाँ पर रोल ऑफ स्पीकर के बारे में बात करता है, यानी स्पीकर की भूमिका जो है वो क्या है, और दूसरा स्पीकर की भूमिका से रिलेटेड विवाद क्या है, इससे संबंधित विवाद यहाँ पर क्या है, क्यों इसके निष्पक्ष भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, इससे संबंधित विवाद क्या हैं और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर हमारे लिए तीसरा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है। अब यहाँ पर पहले तो समझना होगा कि स्पीकर का जो रोल है वो बेसिकली क्या है। अगर स्पीकर को हम देखें तो स्पीकर की भूमिका जो है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि यह होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी राइवरली के रूप में, एडवर्स के रूप में न हो, बल्कि उनके बीच में एक ब्रिजिंग जो है वह कोई न कोई इंस्टीट्यूशन या पर्सन होना चाहिए जो उनको, उनके रिलेशंस को वहां पर बैलेंस कर सके, कोऑर्डिनेट वहां पर कर सके। और यहीं पर स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउस में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक बैलेंसर के रूप में वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्पीकर का जो पोस्ट है तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्टार्ट हो गया था, और हमने बताया था कि तब स्पीकर सबसे अधिक ताकतवर हुआ करता था। समय के साथ साथ यह देखा गया कि यहां पर स्पीकर इलेक्टेड होने लगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जब स्पीकर इलेक्टेड होने लगा तो कहा गया कि इसका तो रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे फेयर, सबसे न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, या कहीं से भी गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्पीकर से बोला गया कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आप उसको रिजाइन कीजिए, और हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यह अश्योर करते हैं कि अगर एक बार आपको हमने स्पीकर बना दिया तो हर बार आप अपने जो है स्पीकर यहां पर रहेंगे जब तक कि आप चाहते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहां पर जो है देखी गई। तो कुल मिलाकर वहां पर जो है ये चीजें ब्रिटेन में स्टेब्लिश हो गई कि स्पीकर जो है वह पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अब अगर हम भारत में स्पीकर के इंपॉर्टेंस की बात करें या उसके रोल की बात करें तो भारत में जो स्पीकर का रोल है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भारत में स्पीकर का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने कहा था कि जो स्पीकर भारत में हैं उनका जो सबसे बड़ा काम होता है वो यहां पर देखा जाता है कि वह स्पीकर न केवल हाउस के डेकोरम को बनाने की बात करता है कि जो पूरा का पूरा डेकोरम है वो सही तरीके से होना चाहिए, बल्कि वो ये भी देखता है कि अगर कोई वहां पर वह गलत करता है, हाउस में डिसरप्शन वहां पर क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, तो वहां पर वह उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो अगर हमने इसको पहले भी देखा हुआ था प्रीलिम्स का जब हम पॉइंट्स बता रहे थे, लेकिन हम सीधे आते हैं स्पीकर की भूमिका पर। हम इधर उधर की बातें न करें और सीधे आए स्पीकर की भूमिका और तब उससे रिलेटेड विवाद और तब समाधान। तो पहला जो चीज यहां पर स्पीकर की भूमिका है वह सदन के कार्यकरण को, यानी जो सदन के फंक्शनिंग है उसको जो है यहां पर वह कंडक्ट कराने का काम जो है वह स्पीकर का होता है। तो सदन के पार्लियामेंट्री फंक्शन जो होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, सदन के कार्यकरण को संचालित करना जो कंडक्ट करता है, यही स्पीकर ही जो है वह बिजनेस ऑफ लोकसभा को कंडक्ट करता है। सदन के कार्यकरण को संचालित करना पहला इसका काम है कि सदन में सब कुछ स्मूथली होता रहे। जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो संसदीय कार्यवाहियां हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स,
उन सब का जो है यहाँ पर रेगुलेशन, यहाँ पर कार्रवाइयों का ऑब्जर्वेशन सब स्पीकर करता है। वो क्या करता है, सदन में सभी जो है दलों के साथ, सदन में सभी संसदीय कार्रवाइयों में वह सदन के सभी पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। सभी दलों को वो क्या करता है, वह इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर, ये उसका काम है। अब करे या ना करे अलग बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर देना चाहिए। विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति भी वही देता है। विधेयक, बिल या मोशन अगर लाना है तो लाने की अनुमति जो है उसी के थ्रू दी जाती है। यह सदन की जो डेकोरम है, जो सदन का ऑर्डर है, उसको बनाने का काम करता है। सदन की व्यवस्था और गरिमा बनाने का काम किसका है, वो भी जो है मेंटेन करने का काम ऑर्डर और डेकोरम को स्पीकर का है। सदन की व्यवस्था और गरिमा को बनाए रखने का ये उसका काम है। यह डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है उन मेंबर्स के खिलाफ जो गलत व्यवहार करते हैं। तो यहां पर अनुशासनात्मक, यह जो है अनुशासनात्मक जो है यह यहां पर कार्यवाही भी करता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है, यानी कि किसी भी मेंबर को अगर वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो उनको वह सस्पेंड कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है। कई तरीके के उसके पास यहाँ पर राइट होते हैं। जो अनपार्लियामेंट्री जो है कमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसको सदन की प्रोसीडिंग से, पार्लियामेंट की हाउस के रिकॉर्ड से बाहर करने का आदेश, ये सब काम कौन करता है, स्पीकर करता है। तो पहला काम हाउस को जो है वह मेंटेन करता है। दूसरा इसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, यह प्रशासनिक भूमिका भी निभाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में वो क्या क्या करता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट, उसका हेड कौन होता है, वह लोकसभा का स्पीकर होता है। तो स्पीकर जो है वह लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष होता है। लोकसभा सचिवालय का स्पीकर के नियंत्रण में, सीधे लिखिए कि स्पीकर के कंट्रोल में, के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय काम करता है। वही यहां पर लोकसभा के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय होता है, सब कुछ वही बताता है, लोकसभा का सचिवालय होता है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो गया। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं उनका गठन कौन करता है, संसदीय समितियों का गठन जो है वह इसके द्वारा किया जाता है। उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। और कई संसदीय समितियों का तो खुद अध्यक्ष होता है, जैसे रूल कमेटी, नियम समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य सलाहकारी समिति, इन सब का तो खुद ही अध्यक्ष होता है। तो कार्य सलाहकारी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आदि की अध्यक्षता भी स्पीकर करता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये समझिए इसका रोल। इसके पास जो है एक तो हाउस को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, और तीसरा क्वासी जुडिशियल रोल भी है, अर्ध न्यायिक भूमिका भी इसके पास है। क्वासी जुडिशियल रोल क्या है इसके पास, यह हाउस में मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और किस ग्राउंड पर, एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पर, दल बदल विरोधी कानून के तहत ये क्या कर सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून के तहत सदस्यों की को निर्योग्य घोषित कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है मेंबर्स को, सदस्यों को, मेंबर्स को निर्योग्य घोषित कर सकता है। ये भी इसके पास यहां पर जो है एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तीसरा, कुछ और भी इसके पास कार्य हैं, अन्य कार्य यहां पर देखे जा सकते हैं। अन्य कार्य हैं कि वह प्रमाणित करता है कि धन विधेयक को, मनी बिल जो है, कौन सा बिल मनी बिल है, तो धन विधेयक को प्रमाणित करना, सर्टिफाइड करना, इसी का काम यहां पर होता है। और यहां पर जो है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत भी वही देता है। निर्णायक मत भी ये शुरुआत में पहले पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, यहां भी लिखा जा सकता है। तो ये निर्णायक मत देता है, इसका ये भी रोल रहता है। तो स्पीकर की शक्तियों को देखकर एक चीज तो क्लियर है कि स्पीकर की भूमिका क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। तो इसलिए स्पीकर से, यानी इसलिए ये माना जाता है स्पीकर की भूमिका तटस्थ होनी चाहिए।
और निष्पक्ष होनी चाहिए। स्पीकर की भूमिका जो है वह तटस्थ व निष्पक्ष रूप में, न्यूट्रल और फेयर, निष्पक्ष रूप में होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब सवाल क्या है, ऐसा है नहीं तो क्या है, तो स्पीकर का जो डिस्प्यूटेड रोल है थोड़ा उसको देखते हैं। स्पीकर की जो विवादास्पद भूमिका है अब थोड़ा उसको देखते हैं। डिस्प्यूटेड रोल क्यों है, विवादास्पद भूमिका क्या है, उसको यहां पर समझते हैं। पहला तो ये बोला जा रहा है कि स्पीकर तो भाई वो अमूमन लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा में रूलिंग पार्टी होती है उसी का एक मेंबर होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ ओम प्रकाश बिरला साहब हैं तो बीजेपी के वो मेंबर हैं पार्लियामेंट, राजस्थान से आते हैं, तो उनका अफेक्शन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे हट पाएगा। उन्होंने रिजाइन भी, हमारे यहाँ ऐसा नियम भी नहीं, उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया है, तो उनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि जब भी हाउस में कुछ चलता है तो वो जो है बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका वो फेवर करते हैं। और ऐसा नहीं ये पहले स्पीकर है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, इसके पहले जितने भी स्पीकर रहे और कुछ एक स्पीकर तो और ज्यादा बदनाम रहे हैं कि जहां पर उनको तो बोला ही जाता था कि वो बिल्कुल एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हमेशा रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑफिस है उसका नेचर ही ऐसा है कि सबको मालूम है कि ये तो बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, तो वहां पर ये रोल होना तो बड़ा स्वाभाविक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल बायसनेस और पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टी के कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह माना जाता है कि ये पॉलिटिकल बायसनेस के शिकार होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टी और दलीय निष्ठा कि अपनी दल के लिए निष्ठावान होते हैं, पार्टी लॉयल्टी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इनका बोला जाता है कि डिसीजन जो ये लेते हैं वो पॉलिटिकल बायसनेस और पार्टी लॉयल्टी पर बेस्ड होता है। ये जो है निर्णय इस आधार पर लेते हैं। दूसरा यहां पर क्या बोला जाता है, अब ऐसे में कुछ अगर एग्जाम्पल यहां पर बताया जाए कि कहां पर ऐसा किया गया, जैसे अगर हम देखें तो यहां पर देखा गया है कि कई बार जो इनके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजन में यह दिखाई देता है कि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जो है कई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। लेकिन उसी तरीके से जैसे अभी लास्ट टाइम जो है यह देखा गया कि एआईडीएमके और कांग्रेस के सांसदों ने बड़ा हंगामा किया लोकसभा में। दोनों ने, एआईडीएमके बीजेपी के साथ तमिलनाडु में अलायंस है यानी गठबंधन में है, तो स्पीकर ने जो कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन एआईडीएमके के जो सांसद थे उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अभी बड़ा वहां पर सवाल बना कि फिर ये सेलेक्टिव जो है एक्शन क्यों लिया गया, एक वही काम उन्होंने किया और वही काम उन्होंने किया। तो एक पहला सवाल ये आता है कि यहां पर जो है यह पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेते हैं। दूसरा जो है यहां पर क्या देखा जाता है, तो इसी में बोला जाता है कि ये जो है अपोजिशन पार्टी विपक्षी दलों के प्रति सेलेक्टिव एक्शन लेते हैं, चयनात्मक कार्रवाई करते हैं। चयनात्मक कार्यवाही करते हैं। दूसरी चीज जो यहां पर देखा जाता है कि ये अगर इसी को हम दूसरा पॉइंट ले लें कि विपक्षी दलों के प्रति चयनात्मक कार्यवाही, तो यहां पर क्या क्या है, सिलेक्टिव जो है, तो जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज, दल बदल कानून का दुरुपयोग, लेना इन्हीं को डिसीजन है। अब अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर हैं तो पता चला कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं अगर वो कांग्रेस में हैं और अगर वो जो है वहां पर उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करने की बात आई कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वहां पे अननेसेसरी डिले कर दिया जाए, मतलब समय पर निर्णय न लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है उनको मौका मिल जाए, कुछ और उनके पास विधायक या सांसद आ जाएं और उसके हिसाब से फिर वो अपनी पार्टी को चेंज करें। या इसी तरीके से जो है वहां पर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर है और वो जो है
दल के खिलाफ काम कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया और उसको निकाल दिया गया। हल्का सा भी अगर अंदेशा हुआ तो यहां पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो दल बादल कानून का दुरुपयोग यहां पर किया जाता है। तो यहां पर अपोजिशन को बहुत लिमिटेड राइट मिलते हैं, स्पेस मिलते हैं अपनी बात, कई बार सदन में कि साहब हमको भी बोलने का मौका दिया जाए, तो विपक्ष को सदन में सीमित अवसर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, और विपक्षी दल के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, सदस्यों के विरुद्ध जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं चयनात्मक रूप में, मतलब रूलिंग पार्टी के साथ वो न हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये यहां पर किया जाता है। तीसरा क्या डिस्प्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उनका मिसयूज, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं या संवैधानिक पावर हैं उनका मिसयूज कैसे ये कर रहे हैं। जैसे आधार वाले पर बड़ा डिबेट चला कि आप मनी बिल के रूप में उसे कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर धन विधेयक के रूप में आधार विधेयक को लाना, तो ये एक बड़ा वहां पर डिस्प्यूट चला हुआ था। रूलिंग पार्टी के अनुसार जो है पार्लियामेंट्री रूल को वहां पर डिसाइड करना, जैसे अभी क्वेश्चन आवर नहीं चल पाया तो ये स्पीकर को डिसीजन लेना है, ये रूलिंग पार्टी को डिसीजन नहीं लेना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आवर ही नहीं चल पाया और ये अपने आप में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आवर। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी के फेवर में, के पक्ष में पार्लियामेंट्री रूल, क्योंकि वो स्पीकर ही बनाते हैं, तो संसदीय नियमों को प्रभावित करना, जैसे एडजमेंट मोशन कब आएगा नहीं आएगा, ये सब इनके हाथ में है। तो कई बार जो है इन सब पे स्थगन प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कुछ यहां पर या क्वेश्चन आवर, तो इन संबंधों में जो है कई बार वो यहां पर करते हैं। स्पीकर का ये जो रोल हम देख रहे हैं डिस्प्यूटेड क्यों है, स्पीकर की भूमिका विवादास्पद क्यों है, अगर इसके रीजन पे आए तो वही ब्रिटेन में जो है और हमारे यहां नहीं है, लिया ब्रिटेन से लेकिन किया उस तरीके से नहीं। तो स्पीकर का रोल डिस्प्यूटेड है, तो हमने कहा इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला कि वह पार्टी का मेंबर बना रहता है, स्पीकर बनने के बाद भी, स्पीकर बनने के बाद भी अपने दल की सदस्यता से, अपने दल की सदस्यता का त्याग नहीं करता। पहली चीज, अपने दल का सदस्य बना रहता है, तो यहीं से उसका निष्पक्षता, जो न्यूट्रलिटी और फेयरनेस है वहीं पे खत्म हो जाती है, इम्पार्शियलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यहां पर पहला प्रॉब्लम यह है, तो पार्टी लॉयल्टी बनी रहती है, दलीय निष्ठा यहां पर उसकी बनी रहती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि स्पीकर जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, स्पीकर के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियां हैं, अनेक विवेका, जहां पर उसे खुद जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसे खुद उसे वो डिसीजन, किसी और से पूछकर डिसीजन नहीं ले रहा है वो, चाहे वो यहां पर दल बदल के संबंध में हो, चाहे यहां पर जो है वह धन विधेयक के संबंध में हो, चाहे यहां पर संसदीय पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेकर हो, संसदीय कार्यवाहियों को लेकर हो, ये सब वही तो देख रहा है। चाहे जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है सब कुछ तो वही कर रहा है, वही जो है यहां पर हाउस को एडजर्न करता है, वही हाउस में सब कुछ करने का काम उसी का होता है। तो ये एक तो स्पीकर के बारे में ये समझना था कि प्रॉब्लम क्या है।
अब यहीं पर जुडिशियल डिसीजन, अगर एक आध दो केस हम लिख देते हैं तो हमारा आंसर दूसरों से बहुत अलग हो जाता है। तो अगर जुडिशियल डिसीजन भी आप यहीं पे लिख दीजिए कि इसीलिए इस केस में ये कहा गया था, तो किस केस में क्या बोला गया था? सबसे चर्चित केस है की होतो होलोहान केस। की होतो होलोहान केस जो आया था, इसमें बोला गया था कि स्पीकर जो है वह एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, उसके डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, यानी जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो सही है या नहीं। तो स्पीकर भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये की होतो होलोहान केस में कहा गया था। और यह कहा गया था कि अगर वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश जो मामला आया था, उसमें भी ये बोला गया कि स्पीकर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए और यहां पर जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए। तो यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी ऐसा हुआ। अरुणाचल प्रदेश मामला जो है केस, वहां पर अरुणाचल प्रदेश के केस में यहां पर कि स्पीकर क्या होना चाहिए, वह निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष और ट्रस्टवर्दी और विश्वसनीय होना चाहिए। तो हम ऐसे ही बहुत ब्रीफ में ये बातें रख सकते हैं। फिर करना क्या चाहिए हमें स्पीकर के संबंध में? तो यहां पर स्पीकर को अगर हमें बदलना है तो सुझाव यहां पर क्या है? सुझाव यहां पर है कि स्पीकर को तटस्थ कैसे बनाया जाए, तो स्पीकर को दलीय निष्ठा, पार्टी लॉयल्टी से कैसे दूर किया जाए। तो ब्रिटेन की भांति जो है वह हम अपने यहां परंपरा शुरू कर सकते हैं। ब्रिटेन की भांति परंपरा हम अपने यहां क्या शुरू कर सकते हैं कि एक बार स्पीकर तो हमेशा स्पीकर, कि एक बार का स्पीकर होगा तो वह हमेशा का स्पीकर होगा। एक बार स्पीकर, वह हमेशा स्पीकर, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से क्या कर दे? रिजाइन दे दे। और यह जरूरी है, यह यहां पर जो है यह यहां पर जरूरी है। लेकिन हमें अपने यहां ध्यान रखना होगा कि केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर हमारे यहां नहीं होगा, स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति नहीं होगी, तब तक तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। यहां पर भले ही इस्तीफा वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से दे ले, लेकिन अगर उसे उसके फेवर में काम करना होगा तो इसके बावजूद वो कर सकता है। अब स्पीकर के पावर से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आता है उसको देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून आखिर आया क्यों था? एंटी डिफेक्शन लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो पर्पस क्या था? दल बदल विरोधी कानून का, एंटी डिफेक्शन लॉ का उद्देश्य क्या था, अगर क्वेश्चन ये आता है। दूसरा कि यहां पर जो है उसके रिलेटेड जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही, यानी इस लॉ में एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इससे से संबंधित जो है चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया है, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम आ रही हैं, और फिर क्या इसमें सुधार की जरूरत है, क्या इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। इसका जो पर्पस था उसको एक एक करके देखते हैं। पहले तो अगर आंसर हमें यहां देखना है तो दल बदल कानून का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला यहां पर फोकस था पॉलिटिकल करप्शन जो हो रहे थे उनको कंट्रोल करना, यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर जो है वह रोक लगाना यहां पर सबसे पहला चीज था। असल में राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक इसलिए क्योंकि लोग एक पार्टी से इलेक्ट होते थे और दूसरी पार्टी उनको मनी या जो है पावर का जो वहां पर लोभ देती थी, उन्हें लालच देती थी, तो वह दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो पैसों की वजह से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आना जाना हमारे यहां पॉलिटिकल करप्शन को बढ़ा रहा था बड़े स्तर पर। तो ये अपने आप में हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर के अगेंस्ट था, इस वजह से हम इसको लेकर आए। यानी धनबल और बाहुबल जो बढ़ रहा था हम उसको रोक लगाना चाहते थे।
दूसरा, हम चाहते थे कि राजनीतिक दलों में एक पार्टी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, दलीय अनुशासन जो है वह होनी चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ तो पार्टी सिस्टम बिखर के रह जाएगा। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, कोई स्टेबिलिटी, कोई आइडियोलॉजी, कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो राजनीतिक दलों में दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी था कि हम जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। तीसरा, कि सरकारों की स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफेक्शन की वजह से, दल बदल की वजह से, अभी एक सरकार है और उस सरकार के 20 सांसदों या विधायकों को बाहर कर दीजिए, सरकार गिर गई। तो लोग जो हैं वहां पर इस तरीके का काम करते थे, जो असंतुष्ट विधायक सांसद है उनको अपनी तरफ मिला लेते थे। तो एक चुनी हुई सरकार को गिराना, वह इसके वजह से, दल बदल की वजह से बड़ा आसान हो गया था, एक दल से दूसरे दल में लोग चले जाते। तो ये टेंडेंसी को कम करना था, यानी सरकारों को स्थिर बनाने के लिए, सरकारों की स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी था। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको इंश्योर करने के लिए, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुरूप, अब कोई भी वोटर वह अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, लेकिन उससे वोट पाने के बाद, जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो जिन वोटर्स ने उनको वोट दिए हैं यह उनके साथ चीटिंग है। हो सकता है कि किसी वोटर ने किसी कैंडिडेट को केवल इसलिए वोट दिया कि ये बसपा के हैं, यानी बसपा पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर वोट किया, लेकिन कैंडिडेट बसपा से सीट जीतने के बाद वह कांग्रेस, बीजेपी और सपा में अगर मिल जाता है, तो जिन वोटर्स ने उनको वोट दिया था वो अपने को ठगा हुआ वहां महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे साथ गलत है। तो यह जो थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, जनता के प्रतिनिधित्व का, यह उसके खिलाफ होता। तो इसका पर्पस था पॉलिटिकल करप्शन को प्रिवेंट करना, पार्टी डिसिप्लिन को बनाए रखना, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, और रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी को जो है वह इफेक्टिव बनाए रखने के लिए यह लाया गया था। लेकिन सवाल है, क्या यह सफल रहा है? तो इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, यहां पर दूसरा हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा हैं। ये सफल नहीं रहा है, इसके पीछे यहां पर कई तरीके के चैलेंजेस रहे। पहला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यहां सबसे बड़ी समस्या या सीमाएं इसको कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ दिस बिल या दिस लॉ। इस कानून के लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें हम देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वह पूरी तरीके से कर्टेल हो जाता है, क्योंकि उनको पार्टी विप के अकॉर्डिंग काम करना होता है, और ऐसे में पार्टी लाइन के बियॉन्ड वो जा ही नहीं पाते। अगर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के किसी मेंबर को लगता है कि कांग्रेस में कुछ चीजें गलत हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस को ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, तो वह उसका अपोज भी नहीं कर सकता है। बीजेपी में किसी को लगता है, जैसे सीए आया, तो अगर बीजेपी में किसी को सीए खराब लग रहा है या कांग्रेस में किसी को अच्छा लग रहा है, तो वो अपना इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, वो केवल और केवल पार्टी लाइन पर काम करेंगे। तो यह जो वॉइस ऑफ डिसेंट है ना, यह पार्टी विप की वजह से वॉइस ऑफ डिसेंट को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि आपने पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ में, अगर पार्टी विप का वायलेशन मेंबर करता है तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाता है। तो यहां पर पहली प्रॉब्लम आ रही है, तो व्यक्तिगत सदस्यों की जो यहां पर सदस्यों की, हाउस में सदस्यों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह यहां पर बाधित हो रही है, वह जो है यहां पर जो है कन्फाइंड हो रही है, लिमिट, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। पार्टी विप के अकॉर्डिंग फोर्स किया जाता है कि पार्टी विप के अनुसार ही वो अपनी बात यहां पर रखें, फोर्स किया जाता है। इससे हाउस में क्रिएटिव डिबेट और डिस्कशन, वह उसका लेवल वह गिरता है। सदन की रचनात्मक जो बहस है, सदन में रचनात्मक चर्चा व परिचर्चा में गिरावट यहां पर आता।
जो क्रिएटिव डिबेट डिस्कशन होते हैं उसमें एक गिरावट वहां पर देखा जाता, और यह देखा जाता है कि इस वजह से पार्टी विप के कारण, वह एक पार्टी विप की ही वजह से वॉइस ऑफ डिसेंट को इग्नोर किया जाता है। पार्टी विप के कारण जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, असहमति के स्वर की उपेक्षा होती है। वॉइस ऑफ डिसेंट, असहमति के स्वर की उपेक्षा देखी जाती है। और वॉइस ऑफ डिसेंट अगर आप हटा दें तो पार्टी में बचा क्या? यानी पार्टी में ऊपर हाई कमान ने जो बोल दिया वही सही है, जबकि डेमोक्रेसी कहती है हर इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक वैल्यू होने चाहिए। और डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब क्या है? वहां सबको पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में सबको इंक्लूड करना चाहिए, सभी के ओपिनियन लेने चाहिए, वहां पर सभी के साथ कंसेंट के आधार पर काम करना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर वह सबसे हटकर कोई बोल रहा है तो भी एटलीस्ट उसे सुना जाना चाहिए, भले ही डिसीजन उससे हो या ना हो, लेकिन वॉइस ऑफ डिसेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आज पार्टी विप के कारण वह जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको बिल्कुल इग्नोर, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। यह नेग्लिजेंस इस रूप में होता है कि अगर आप पार्टी विप के खिलाफ गए तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है? दलों में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता जाता है। जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है, आंतरिक लोकतंत्र, वह कमजोर होता जाता है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। तीसरा, यहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में एक हमने बताया था कि स्पीकर के ऊपर ये लागू नहीं होता है। दूसरा ये है कि 2/3 किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 मेंबर एक साथ दूसरे पार्टी में मर्ज करें तब तो उनका मेंबरशिप बचा रहेगा, तब तो यह डिफेक्शन वैलिड है, यह दल बदल सही माना जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल मेंबर अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो यह इनवैलिड है, उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। अब आप सवाल यह है कि हमारे यहां पर केवल पार्लियामेंट तो है नहीं, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी है। और स्टेट में आप जाइए, अलग अलग राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज अलग अलग है। अब सिक्किम में अगर आप सोचिए कि 32 लोग वहां पर केवल हैं, 32 विधायक हैं वहां पर। 32 विधायक मतलब 17 अगर विधायक किसी के साथ है तो सरकार बना सकती है। अब आप सोचिए कि यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वहां पर मिला 9 सीट, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 9 सीट मिला, किसी को 12 मिला, किसी को 5 मिला, इसी तरीके से तो वहां मिलेगा। मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब इनको चाहिए कि हमारे पास 17 लोग आ जाएं, तो ये क्या करेंगे? इन 9 लोगों से वो करेंगे। 9 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं आएंगे, इस पार्टी ने, ये एक पॉलिटिकल पार्टी इसने मना कर दिया। अब इसके 2/3 लोगों को सेट करना है, और 2/3 9 का कितना होगा? 6। यहां पर इसके 2/3 मेंबर को, यानी केवल 6 विधायकों को तो सेट करना है। तो यहां 6 लोगों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। छोटे छोटे स्टेट में ये नंबर्स बहुत कम होते हैं। तो वहां पर अब अगर मान लीजिए कि 6 के 6 लोग वो आ गए इस पार्टी में, अब आप सोचिए कि इनके पास कितने लोग, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी थी। अब इस पॉलिटिकल पार्टी में कौन बचा? 3 लोग। यानी एक तरीके से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया। कांग्रेस, गोवा में क्या हुआ कि कांग्रेस के पास 15 विधायक थे, 10 विधायक एक साथ वो आ गए बीजेपी में, तो वहां पर कांग्रेस के पास अब कितने विधायक बचे? 5। मतलब अगर छोटी पॉलिटिकल पार्टी है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जिनके पास अगर ये रामविलास पासवान जी जैसे लोग हों, अगर वहां 3 या 5 या 6 अगर हों, तो 3-4 लोगों को अपने साथ अगर हमने जोड़ दिया तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि यह हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो प्लूरलिज्म है, राजनीतिक बहुलता, पार्टी प्लूरलिज्म, दलगत बहुलता, यह जो है लॉ उसके खिलाफ है, ये 2/3 मेजॉरिटी का प्रोविजन। तो यहां पर जो है वह 2/3 सदस्यों का जो विलय है उसको, उसके मर्जर को, के विलय को अनुमति इस कानून में दी गई है, यह परमिसिबल है, यह दिया गया है।
इससे होता क्या है, छोटे दलों के अस्तित्व, स्मॉल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एग्जिस्टेंस पर ही खतरा हो जाता है। इससे छोटे दलों के अस्तित्व पर खतरा हो जाता है और यह पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, राजनीतिक बहुलतावाद के विरुद्ध के अगेंस्ट माना जाता, अगेंस्ट पॉलिटिकल प्लूरलिज्म यहां पर देखा जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें जो है वह है स्पीकर की विवादास्पद भूमिका। जो इस कानून का सबसे अधिक मिसयूज हो रहा है, इसका लिमिटेशन है स्पीकर की विवादास्पद भूमिका। सारा अधिकार हमने किसको दे दिया, स्पीकर को, और स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि स्पीकर अपने जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो दलीय निष्ठा और राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर, पार्टी लॉयल्टी के आधार पर वो निर्णय लेगा। तो इसका जो है मिसयूज बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में जो है यहां पर वह जुडिशियल डिसीजन भी आए हैं, न्यायपालिका ने भी कुछ बोला हुआ है। तो जुडिशियल डिसीजन आए क्या है, पहला केस कीहोतो होलोहान केस। इस केस में 10th शेड्यूल के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी में रहना चाहते हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी में हमें हमारे मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई न किया जाए। तो कीहोतो होलोहान केस में यहां पर जुडिशरी ने बोला था कि दल बदल के आधार पर स्पीकर जो है का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो यानी यह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, न्यायिक निर्णय समीक्षा के अधीन। कौन, 10th शेड्यूल न्यायिक समीक्षा के अधीन है, 10th शेड्यूल न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहला तो इन्होंने ये बोला हुआ था। दूसरा इन्होंने कहा देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वह अलग चीज है और वॉइस ऑफ डिसेंट अलग चीज है। तो इन्होंने कहा कि यहां पर जो है यह कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच के वाक की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। इन्होंने कहा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं है, वाक की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है ये कानून। तो स्पीकर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पार्टी विप का मनमाना इस्तेमाल न हो। केवल डिस्क्वालिफिकेशन उन मामले में हो जहां पर गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वह उस मामले से जुड़ा हुआ। तो यहां पर निर्योग्यता केवल उन विषयों पर, इन्होंने कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन केवल उन विषयों पर होना चाहिए कि जहां पर जो है वह सरकार के जो दल है, दल के चुनावी कार्यक्रम से जुड़े विषय के खिलाफ अगर वो बोलता है, भाई इलेक्टोरल एजेंडा हमारा है, मैनिफेस्टो है। अब आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए थे तो उसके इलेक्टोरल कार्यक्रम को ही तो देखकर किए थे। अगर अब उसी के खिलाफ बोल रहे तब तो फिर आप उस पॉलिटिकल पार्टी में रहने लायक नहीं। और दूसरा, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के अस्तित्व, सरकार के जो है अस्तित्व, सर्वाइवल से रिलेटेड जो है अगर कोई मोशन है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है, मनी बिल है, अब इन सब पे सरकारें गिर जाती हैं। अब इस पर पार्टी विप इशू किया गया और अगर आप पार्टी विप का अगर विरोध करते हैं तब जाकर डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि केवल इन्हीं मामलों पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए, बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हर जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोग, सदस्यों को अपने दल के खिलाफ भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, बस हाँ जो उसके इलेक्टोरल प्रोग्राम है, एजेंडा है, उसके खिलाफ वो न बोले। यही चीज पटना हाई कोर्ट ने भी बोला था। पटना उच्च न्यायालय ने दो चीजों में डिफरेंस करने की बात की थी। उन्होंने कहा वॉइस ऑफ डिफेंस और डिफेक्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। दल बदल और असहमति ये जो हैं अलग अलग हैं, असहमति अलग है ये दोनों। और इसलिए जो है वॉइस ऑफ डिफेंस डिसेंट के आधार पर वह किसी का मेंबरशिप जो है किसी को डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहां पर बोला गया था। तो यहां पर बोला जा रहा है कि दल बदल कानून में अब बहुत से चेंजेस यहां पर होने चाहिए और यहां पर जो है ये सुझाव दिया जा रहा है कि दल बदल कानून के आधार पर जो है यह
यहाँ पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पीकर के रोल को न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है, पार्टी विप के मिसयूज को रोकने की ज़रूरत है, उसे केवल उन मामलों में लाया जाए जिन मामलों में वह सरकार के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है तो वहाँ पर जो है ये होना चाहिए। तो इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है कि इसमें जो है संशोधन करके यहाँ पर वह इसके दुरुपयोग को रोका जाए, तो ये बोला जा रहा है, तो ये भी देखा जा रहा है। अब आगे जो हम लोगों को देखना है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है पार्लियामेंट्री कमेटीज से। पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समितियों की भूमिका जो है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और पार्लियामेंट्री जो कमेटीज हैं इस पे आए इसके पहले एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन पर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है विपक्ष, एक विपक्ष के नेता पे हम लोग बाद में आएंगे, लीडर नहीं, अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में ये बड़ा सवाल है, आज के समय में तो और ज्यादा है। ये 5वां क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है अपोजिशन के रोल को आप किस रूप में देखते हैं, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो विपक्ष की भूमिका किस तरीके की होगी। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल होगा बहुमत की निरंकुशता, यानी मेजॉरिटेरियन टायरनी को प्रिवेंट करना। अपोजिशन नहीं है तो बहुमत की निरंकुशता हमेशा बनी रहेगी। यह बहुमत की निरंकुशता को पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी होता। बहुमत की निरंकुशता पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। हमारे यहां अपोजिशन बहुत जरूरी है। विपक्ष क्या करता है, वह गवर्नमेंट के कार्यों का असेसमेंट करता है। सरकार के जो है जो भी कार्य हैं, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन हो पाता है, असेसमेंट हो पाता है, रिव्यू हो पाता है, समीक्षा। पेंडेमिक अभी चल रहा था तो अब वहां पर चाहे वो राहुल गांधी या कोई भी अपोजिशन का लीडर हो, वह गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एक एंगल तो हमें मिल रहा है। मतलब अगर हम केवल रूलिंग पार्टी की बातों को सुने तो हमें तो हर एक चीज अच्छी लगेगी और हमें लगेगा कि इतना बड़ा पेंडेमिक था, अब सरकार भी क्या कर सकती थी। लेकिन जब हम उसका दूसरा वर्जन सुनते हैं तो हमारे पास ठीक ठाक इनपुट मिलते हैं। अब हम अपोजिशन की भी बातों को सुनते हैं और सरकार की बातों को सुनते हैं। अदरवाइज क्या होता, हम केवल अगर सरकार की बातों को सुनते तो सरकार सही या गलत कुछ भी करे हम सरकार पर ही भरोसा रखते। लेकिन अपोजिशन की बातों ने जब जनता को प्रभावित किया और जनता ने भी बोलना शुरू कर दिया तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है और सरकार को अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर वह अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं लेकर आए, अगर उन्होंने जनता को यह एश्योर नहीं किया कि हमारी तरफ से अब लापरवाही नहीं होगी, तो अगले राउंड में इलेक्शन जब भी होंगे तो सरकारों को हटा दिया जाता है। तो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन अपोजिशन के द्वारा यहां पर किया जाता है। वह सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है। अपोजिशन जो है, जो सरकार की अनजस्ट पॉलिसीज हैं, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना यहां पर इसका काम होता। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी ये यहां पर चलाता है। यहां पर जो है वह अन्य लोकतांत्रिक पद्धतियों से यहां पर काम करता है। तो यह विरोध प्रदर्शन भी सरकार के विरुद्ध यहां पर करता। तो विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीजें, तो इससे सरकार के ऊपर दबाव यहां पर शुरू होता। तो सरकार पर एक दबाव बनता है, सरकारें जवाबदेह होती हैं, सरकार पर दबाव। अदरवाइज सरकार आर्बिट्रेरी तरीके से काम करना शुरू कर दे। अपोजिशन जो है वह एक्टिव सिटीजनशिप के लिए जरूरी है। सिविल सोसाइटी, नागरिकों को जो है यहां पर जगाने का काम कौन करता है? अपोजिशन। तो यह नागरिकों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर आती है। हमें क्या मालूम है कि ये बिल कौन सा किसान से जुड़ा हुआ है, कौन सा CAA से जुड़ा हुआ है, ये तो वो पढ़े लिखे लोग जाने जो सुनते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी का ये काम होता है कि वह उसे सिंप्लीफाइड कर कर वह निचले स्तर पर सब तक पहुंचे और बताए कि भाई ये नागरिकों के लिए कानून बनाया गया और ये इसमें ये अच्छाई ये बुराई है। उनका काम है कि रूलिंग पार्टी का वहां पे विरोध करते हैं। तो नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता जो आती है वह इन्हीं की वजह से आती है।
और सही मायने में ये जो है जनता इन्हीं के जरिए सरकार के कार्यों का मूल्यांकन भी कर पाती है। ये राजनीतिक रूप में नागरिकों को जागरूक करते हैं, उन्हें राजनीतिक शिक्षा वहां पर देते हैं। जो यहां पर आम प्रदर्शन विपक्षी दल द्वारा होते हैं, अभी यहीं पर कोई प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी बुलाए तो आप देखेंगे आसपास के बहुत से जो है उस पार्टी के यूथ लीडर, कार्यकर्ता, सदस्य या और लोग वो उसमें भाग लेते हैं। तो यहां पर क्या है, नागरिकों की सहभागिता जो है बढ़ती है, यानी पार्टिसिपेशन जो है, नागरिकों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो भी ये अपोजिशन पार्टी एक्टिवेट करते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को ये रोकने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। सवाल ये है कि इंडिया में, भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है। ये तो ओवरऑल हो गया कि ऐसा होना चाहिए। भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है? अगर आज देखा जाए तो आज अपोजिशन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और उसकी भूमिका बहुत कम हो चुकी है। अब अगर ऐसा बोला जा रहा है तो उसके दो वजह है। ऐसा नहीं है सरकार की आलोचना नहीं हो रही है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वो लोग सोशल मीडिया में घूम कर देख लें। सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तमाम तरीके के अब्यूजेस वर्ड भी वहां पर आपको मिलेंगे, एक्सट्रीम वहां पर डिबेट आपको मिलेंगे, तमाम चीजें वहां पर मिलेंगी। इसलिए रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी के फेवर और अगेंस्ट होने के स्थान पर आप अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तब आप रियल इंडिया को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप जिस नजरिए से देखेंगे, रूलिंग पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो इस वक्त जो है वह गोल्डन इरा चल रहा है और अपोजिशन पार्टी के हिसाब से देखेंगे ये डार्क एज चल रहा है। तो आपको इनके नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो है अपोजिशन बहुत कमजोर यहां पर दिखाई दे रहा है और उसकी एक मुख्य वजह जो है वह यह है कि नेशनल लेवल पर जो पार्टी सिस्टम है उसमें रूलिंग पार्टी को चैलेंज देने वाला पैरेलल कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसके पास सीटें केवल 54 हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसके पास अगर उसके अलायंस को देखें तो 350 सीट्स जो हैं वहां पर रूलिंग पार्टी के पास है। तो यह बताता है कि अपोजिशन यहां पर कितना कमजोर हो चुका है। दूसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम समझिएगा कि यहां पर अपोजिशन जो है वह कई जगहों पर निगेटिव जो पॉलिटिक्स है उस निगेटिव पॉलिटिक्स का शिकार होता रहा है। मतलब देश में एक मिसट्रस्ट जो क्रिएट होते हैं, उस मिसट्रस्ट की जगह एक हेल्दी जो है वह डिबेट वहां पर जरूरी होता है। लेकिन क्या है कि अपोजिशन कई जगहों पर आपका उसका जो वर्जन है वह एंटी गवर्नमेंट करते करते कब एंटी सिस्टम हो जाता है। कई बार उसके रिस्पॉन्सिबल लीडर ऐसा नहीं बोलते हैं, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके नेता इस तरीके से जब बयानबाजी जो है वो भी करते हैं, लेकिन अमूमन नहीं करते हैं। कार्यकर्ता उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं कि बीजेपी या गवर्नमेंट का जो विरोध है वह व्यवस्था का भी विरोध है, कि ये देश जो है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस रूप में हो रहा है। वहां पर होता क्या है कि पोलराइजेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अपोजिशन पार्टी के जो टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं, जो उनका वहां पर दिखना चाहिए ग्राउंड लेवल पर एक्टिविज्म, वो ऊपर ऊपर सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। किसी भी इलेक्शन में, किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में, कार्यक्रम में जितना बीजेपी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड रूप में काम कर रही है, अभी भी अदर पार्टीज जो हैं वहां पर कमजोर पड़ते हैं। और जहां भी अल्टरनेटिव किसी ने दे दिया, जैसे बिहार में तेजस्वी की पार्टी ने अपने को ऑर्गेनाइज किया और वहां पर जमीनी स्तर पर उन्होंने एक बड़ी लड़ाई वहां पर लड़नी शुरू की, तो उसका असर दिखा कि वहां पर बहुत अच्छी फाइट जो है तेजस्वी की पार्टी ने वहां पर दी। या वेस्ट बंगाल कि जहां घूम घूम कर ममता जी जो हैं वो हर जगह इलेक्टोरल अपना कैंपेन एक अकेले दम पर वो करती रही। इवन वहां पर जो है एक्सीडेंट या डेलिबरेटली या जैसा भी हुआ हो, पैर में उनको चोट लगा और वहां पर उस सिचुएशन में तो एक सिंपैथी भी वहां पर मिली कि एक तो महिला, दूसरा इसको चोट लगा हुआ है और तीसरा अपोजिशन जो मतलब वहां का अपोजिशन बीजेपी वह जिस तरीके से उसके प्रवाह कर रहा है। तो वो चीजें वहां पर जहां प्रोफेशनल जो एटीट्यूड दिखेगा वहां पर चीजें बेहतर दिखेंगी। लेकिन हमारे यहां अपोजिशन के पास एजेंडा और फंक्शनिंग दोनों के स्तर पर एक लैक ऑफ क्लियरिटी जो है आज के समय में दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह क्या है
थोड़ा ब्रीफ में इसको समझिएगा। आखिर क्या लगता है, आप में से बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल हो सकता है कि आखिर ये बीजेपी का इमरजेंस कैसे हो गया। आपके अंदर ये भी सवाल हो सकता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, इतनी छोटी पार्टी क्या हो गई। जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने क्या वाकई पिछले 6-7 साल में अच्छा काम किया है, या उनका परफॉर्मेंस सीट कैसे वो देखे, वो कैसे डिफेंड करें। रूलिंग पार्टी के सपोर्टर वह डिफेंड करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट करने वाले जो लोग आप में से होंगे वो उन आर्गुमेंट को ढूंढना चाहते थे या चाहते हैं जिनके आधार पर वो बता सकें कि देश बर्बाद हो रहा है, मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी क्या समस्या है यहां पर। तो ब्रीफ में केवल यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि 90 के बाद पूरे भारत में 3 तरीके की लहर वेव्स आए। एक पहला था रिलीजियस पॉलिटिक्स, बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ, उसके भी पहले 90 में कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, जब मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आया और रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% दिया गया। वहां से रिजर्वेशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ इंडिया में बहुत तेजी के साथ। रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग थे उनमें उनकी लिस्ट को बढ़ाया जाता रहा, और रिजर्वेशन जो है उसको लेकर क्लियरिटी नहीं देखी गई। मतलब आरक्षण पे सब लोग लड़ाई लड़ते थे और वहां पर जो है वो अदर कास्ट अदर कम्युनिटी के बारे में वहां पर क्रिटिसिज्म किया जाता था कि लंबे समय से इन जातियों को दबाया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, शोषित किया गया है। तो ये यहां पर देखा जाता था। तो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की एक बड़ी लड़ाई हम 90 के बाद देखते हैं। उस वक्त शुरुआती दौर में बीजेपी केवल और केवल फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है पार्टी बनकर रह गया था, यानी फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी बनकर बीजेपी थी। जो बैकवर्ड था ये असल में 90 के पहले कांग्रेस का वोट बैंक था, यानी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन 90 के डिकेड में एक बड़ा चेंज आया कि नॉर्थ इंडिया में रीजनल पार्टी का इमरजेंस हुआ, सपा, बसपा, इस तरीके की रीजनल पार्टी का इमरजेंस हुआ। तो जो ओबीसी कांग्रेस के पास होते थे वो ओबीसी चले गए सपा के पास, और जो शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे कांग्रेस के पास वो चले गए बसपा के पास। तो यहां से समझिए कि कांग्रेस कैसे कमजोर होती है, और अपर कास्ट जो है वो चला गया था वह बीजेपी के पास। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक था। वो ट्रेडिशनल वोट बैंक थोड़ा थोड़ा इन सब में भी अभी भी बना हुआ था, लेकिन बड़ा चंक इन लोगों के पास जा चुका था। तो कांग्रेस का नॉर्थ इंडिया में कमजोर होना स्वाभाविक था। रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर करना शुरू कर दिया था। अब दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर क्या आया, कास्ट पॉलिटिक्स के साथ साथ बाबरी का जब डिमोलिश हुआ तो रिलीजियस कम्युनल पॉलिटिक्स यहां पर स्टार्ट हुआ। इस दौर में यह देखा गया कि ये जो दौर पिछला एक डिकेड चल रहा था इंडिया में, अचानक हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा था वो बहुत गहराया। इसके पहले ऐसा नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। जब भारत में आप देखिए साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की लड़ाई होती है, अपर कास्ट बनाम जो है बैकवर्ड कास्ट की लड़ाई होती है, नॉर्थ ईस्ट बनाम नॉर्थ इंडिया की लड़ाई होती है, तमाम तरीके के कन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया में। इस आधार पर हम ये नहीं कहते कि हमारा देश टूट रहा है, ये तो हमेशा चलता रहा है। डाइवर्सिटी है तो थोड़े अनबन तो होंगे, आपके पड़ोसी से आपका जो है वहां पर लड़ाई चलता है, परिवार के भाइयों की प्रॉपर्टी विवाद में जो है गोलियां चल रही हैं, हमेशा होता रहा है। तो इस आधार पर हम सोसाइटी का असेसमेंट नहीं करते हैं, हम इस आधार पर नेशन का असेसमेंट नहीं करते हैं। तो ये चीजें तो होती रही हैं। लेकिन सवाल क्या था यहां पर, सवाल ये था ये चीजें जो हो रही थी यहां पर, इन चीजों कम्युनल पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो रही थी उसका वजह था कि 10 सालों से कुछ चीजें ऐसी हो रही थी। एक तो कुछ दंगे अलग अलग देश के हिस्सों में 70 के दशक से स्टार्ट हो गए थे। दूसरा, साहबानो केस में जैसे ही मुस्लिम वीमेन के फेवर में डिसीजन आया और वहां पर जो रेडिकल फोर्सेस थे उन्होंने वह गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया कि इस कानून को बदला जाए क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। और जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको वहां पर बदल दिया, इस कानून को चेंज कर दिया, जुडिशरी के डिसीजन को चेंज कर दिया, न्यायालय के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वह चेंज कर दिया गया। ये और उस वक्त तक बीजेपी का कोई बहुत एग्जिस्टेंस नहीं था, 2 उसके मेंबर वहां पर पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो इस मुद्दे ने काफी बड़ा जो है यहां पर जो है एक डिबेट खड़ा किया कि क्या सरकार जो है कंजर्वेटिव
और जो रेडिकल फोर्सेस हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, क्या उनके प्रेशर में वहां पर है। बहुत से लोगों ने इस रूप में इसको देखा। मोहम्मद आरिफ खान जो इस वक्त केरल के गवर्नर हैं, उस वक्त राजीव गांधी जी के बड़े खासम खास हुआ करते थे, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने गवर्नमेंट से, कांग्रेस की गवर्नमेंट से, कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त शायद रहा करते थे, मिनिस्टर थे, कैबिनेट थे या स्टेट मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर थे, उन्होंने शायद जो है मिनिस्टर वहां पे थे, तो उन्होंने उस वक्त जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया इस मुद्दे को लेकर कि आप जो है इन फोर्सेस के दबाव में आ रहे। बाद में गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को ये लगा भी कि शायद गलती तो हो गई है, यहां पर ये अपीजमेंट के रूप में नहीं दिखना चाहिए, तो माइनॉरिटी अपीजमेंट को बैलेंस करने के लिए मेजॉरिटी अपीजमेंट भी जरूरी था। इस वक्त एक बड़ा मुद्दा डिस्प्यूटेड बना हुआ था अयोध्या में, रामलला मंदिर का मुद्दा था। 1949 से मामला न्यायालय में चला जा रहा था और सही तरीका भी यही था कि जुडिशरी ही उसका डिसीजन करती, लेकिन अचानक वहां पर पूजा के लिए उसको जो है ओपन करने का डिसीजन कर दिया गया। बड़ी तारीफ हुई राजीव गांधी जी की, जो हिंदू रिलीजन के फॉलोअर थे, लेकिन अब इससे सवाल ये आया कि वो प्लेस जो है अचानक सेंटिमेंटल होता गया। लोग वहां पहुंचते थे और रामलला का मंदिर अब यही बनाएंगे, ये वाला जो सेंटिमेंट था वो मजबूत होता गया। तीसरा यहां पर जो देखने को मिला कश्मीर में कश्मीर वैली में 90 के समय में जब कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, तो यह भी एक बड़े इशू के रूप में वहां पर उभरना शुरू हो चुका था। और दूसरी तरफ इसी वक्त बीजेपी जो है वह अपने आप को केवल एक जो है छोटे ग्रुप का जो पॉलिटिकल पार्टी मान रही थी, उसने इसे एक मेन एजेंडे के रूप में अपनाया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूसीसी का मुद्दा साबानो केस था, दूसरा कश्मीरी पंडित का मुद्दा, तीसरा यहां पर यानी कश्मीर 370 का मुद्दा, यहां पर तीसरा रामलला मंदिर, और चौथा यहां पर काउ स्लॉटरिंग। ये चार मुद्दे थे जो बीजेपी के बड़े मुद्दे बने, और ये मुद्दों ने भारत में एक डिवीजन भी बना दिया। ये मुद्दे न्यूट्रल मुद्दे थे ही नहीं, होने चाहिए थे सेकुलर इशू। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है? हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। ये सेकुलर इशू होना चाहिए था, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम वाली लड़ाई चल रही थी। यहां पर जो है वह आर्टिकल 360 कश्मीर का इंटीग्रेशन मुद्दा होना चाहिए था, कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन यह देश में हिंदू मुस्लिम बनता जा रहा था। बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होना, वो भी वहां पर वह बाबर को एक आक्रांता के रूप में, एक इन्वेडर के रूप में प्रोजेक्ट करना, हिस्ट्री में जो चीजें हो गई थी उनको फिर से वो बाहर लाना, और इस आधार पर जो है यहां पर वह एक जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर एक इमेज था, वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रभावित होना स्टार्ट हुआ। और काउ स्लॉटरिंग जो एक ऐसा इशू था, ये एक्शन रिएक्शन हो रहा था, यानी यहां पर जो है हिंदू उसका विरोध करते थे और मुस्लिम कहते थे कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो यहां पे, जबकि इसके बहुत पहले सर सैयद अहमद खान साहब ने एक बार बड़ा अपील किया हुआ था देशवासियों से, खासकर मुसलमानों से। उन्होंने कहा था कि अगर यहां पर हिंदुओं का फेथ काऊ में है, गाय पर अगर हिंदुओं का फेथ है, तो काउ स्लॉटरिंग आपको वॉलंटरी नहीं करनी चाहिए, यहां स्वेच्छा से आप मत करिए। तो ये दिल जीतने वाली बात होती है, और इसी तरीके से कम्युनिटी आपस में जुड़ती है। लेकिन एक तरफ एक संगठन कहता है कि हम देखते हैं कौन काउ स्लॉटरिंग करता है, दूसरा संगठन कहता है तो हम दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो चुका था। तो दूसरा कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो 90 के बाद आई। यह धार्मिक जब मुद्दा आया तो बीजेपी अचानक, जो अपर कास्ट की पार्टी थी, थोड़ा सा वह अदर ग्रुप का भी वोट बैंक लेकर आती है, तो थोड़ा उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, क्योंकि अभी भी यूपी में, बिहार में, हर जगह कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा वह मजबूत है। और वहां पर जो रीजनल पार्टी हैं, यानी ओबीसी जो है वो सपा के साथ, और शेड्यूल कास्ट वहां पर जो है वह बसपा के साथ फिक्स है। यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा था। आगे चलकर जो देखा गया, अब उसको समझिएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर था ग्लोबलाइजेशन। हमने कहा पहला क्या फैक्टर है? कास्ट। दूसरा क्या है? कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी रिलीजन, कास्ट, रिलीजन। अब तीसरा है मार्केट, बाजार। ग्लोबलाइजेशन जब आया तो ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया एक कर दी। अचानक जो है भारत में रहने वाला इंसान वो अमेरिका के बारे में जाना, पहले तो अमेरिका सुनता था, अच्छा एक अमेरिका है, एक यूरोप है। अब वो देख रहा है, अब वो नेट से देख रहा है, सर्च कर रहा है, वह ईमेल के थ्रू जुड़ रहा है, वह पूरी दुनिया के न्यूज को देख रहा है, उनके वीडियोस को देख रहा है, उनके मूवीज को देख रहा है, उनके लिटरेचर्स को पढ़ रहा है, और वो भी घर बैठे। तो यहां पर पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। तो भारत में बैठा हुआ शख्स वो सोच रहा है कि अच्छा अमेरिका वाले कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, कितनी बढ़िया जिंदगी वहां पर, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।
पता नहीं अपने देश में कब ऐसा होगा। लोगों के अंदर एस्पिरेशंस बढ़ने लगे, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ने लगी कि हमको भी ये सुविधाएं चाहिए, हमको भी इस तरीके की जीवन दशाएं चाहिए, ये क्यों हमको नहीं मिल सकता है। जब ये चीजें इंडिया में बड़े स्तर पर यह देखी जाने लगी तो धीरे धीरे एक नया पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट होने लगा, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। यानी नागरिक अब विकास की भी मांग करने लगे थे। तो 90 के बाद भारत में 3 स्तर पर राजनीति जो है वो देखते हैं, एक जातिगत राजनीति, एक सांप्रदायिक राजनीति और एक वर्गीय राजनीति, क्लास पॉलिटिक्स। मतलब जो लोअर और मिडिल क्लास है उसके एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि अपर क्लास के ही पास सारा पैसा है, सूट बूट की सरकार है, हमको भी पैसा मिलना चाहिए, हमारे पास भी हिस्सा होना चाहिए। तो ये 3 तरीके का यहां पर स्टार्ट हुआ। शुरुआती दौर में ये बड़ा निगेटिव तरीके से स्टार्ट हुआ, कास्ट पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ। तो टोटल कास्ट ओरिएंटेड, मतलब वहां अपनी अपनी कास्ट को लेकर जो है एक आइडेंटिटी और हेट्रेड की फीलिंग दूसरे को लेकर, जैसे बसपा आई, सपा आया, बीजेपी आया, तो हर जगह बीजेपी के जो वोट बैंक थे वो रिजर्वेशन के मुद्दे पर सपा और बसपा के अगेंस्ट बिल्कुल रेडिकल स्टेटमेंट देते थे। बसपा जो है वह हिंदू रिलीजन और बाकी जो है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे उनके खिलाफ रेडिकल स्टेटमेंट, सपा भी इसी तरीके से। तो अभी इनके बीच इंक्लूजन नहीं था, ये केवल और केवल अपना अपना फिक्स वोट बैंक था, उसको लेकर चलते थे। कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ तो बीजेपी बिल्कुल रिजिड, हिंदू मतलब हिंदू, मुस्लिम नहीं। तो यहां पर और कांग्रेस का, अब कांग्रेस का जो नजरिया बनता गया 90 के बाद, जैसे ही बीजेपी ने हिंदू जो है सेंटिमेंट उभारना शुरू किया तो अब कांग्रेस को यह मालूम चल गया कि हमें किसी भी तरीके से मुस्लिम को अपने साथ लेकर रहना है और बाकी जो है थोड़ा बहुत तो हमारे पास वो वोट बैंक है ही। तो उनको मालूम था इससे वहां पर चलेगा, क्योंकि वो हिंदू जो रेडिकलाइजेशन या हिंदू फंडामेंटलिज्म जो बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस को मालूम था वो नहीं कर सकती, वह उस तरीके का वहां पर वह इमेज नहीं बना सकती है। तो कांग्रेस को अगर सरवाइव करना था तो उसके लिए मुस्लिम वोट बैंक जरूरी था। अब मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है तो उसकी सही और गलत दोनों बातों को मानना पड़ेगा। इधर बीजेपी वह अपने जो है हिंदू फोर्सेस उनके सही और गलत बातों को जो है जस्टिफाई करना शुरू की, और इधर कांग्रेस ने वह मुस्लिम वहां पर जो है सही और गलत चीजों को जस्टिफाई करना शुरू किया। यहां तक कि कई ऐसे चुनाव हुए जहां पर साधु संतों ने बीजेपी के पक्ष में आह्वान किया कि चुनाव दीजिए। साधु संत न्यूट्रल माने जाते पॉलिटिकली, कि उन्हें राजनीति से क्या लेना देना है। और इसी तरीके से इमाम साहब जो हैं वहां पर वो मौलवी साहब वहां से जो है मस्जिद से जो है फरमान जारी करते थे, फतवा जारी करते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जो है वह मत होना चाहिए। तो जैसे कि एक बार जो है यहाँ पर जो जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब थे, उन्होंने कांग्रेस के फेवर में कई बार वहां पर उन्होंने बोला, और ऐसे बहुत से लोग हैं। और बीजेपी के फेवर में इसी तरीके से जो अखाड़ा दल हुआ करता था, मतलब अलग अलग साधु संतों का, तो ये मतलब कि रिलीजन बड़ा अंदर तक घुस चुका था और क्लियरिटी दिख रही है कि हाँ ये हिंदू की पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी, और इस वजह से जो है इमेज इस तरीके से बन रहे थे। क्लास पॉलिटिक्स जब शुरू हुआ 90 के बाद तो वह पॉपुलिज्म वाला था, मतलब क्लास पॉलिटिक्स, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी। तो गवर्नमेंट जो उस वक्त क्या कहती थी कि आपको हम फ्री बिजली देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको साइकिल देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको चावल देंगे, हम आपको गन्ना देंगे, सब कुछ देंगे। तो लोग यहां मुफ्त, इसको कहते हैं फ्री बीज पॉलिटिक्स, जो दिल्ली में भी अरविंद जी ने चलाया। फ्री बीज पॉलिटिक्स जो होता है वो अपीज करता है कि चलो बैठे बैठाए हमको सब कुछ मिल रहा है मुफ्त में, इससे अच्छी चीज क्या है। तो ये शुरुआती दौर के लिमिटेड जो हैं ये वर्जन थे इस तरीके के पॉलिटिक्स के। 2014 में ऐसा क्या हो गया कि उसके पहले वो बीजेपी जिसके लिए सत्ता में आना नियर टू इम्पॉसिबल था, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए यह एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, और बीजेपी भी अगर आ रही है तो नरेंद्र मोदी वो सत्ता में कैसे आ सकते हैं, ये तो नियर टू इम्पॉसिबल था। इसकी वजह थी कि 90 के बाद यूपी की राजनीति में खासकर और पूरे देश की राजनीति में जो एक वेव चल रहा था, एक बदलाव आ रहा था, उसको नजरअंदाज किया गया राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए। और वो क्या था देखिए, पहला हमने कहा कास्ट पॉलिटिक्स। 1990 से लेकर 2014 के बीच कास्ट पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, खासकर यूपी की बात फिर से हम कर रहे हैं। सपा पार्टी जब भारत यूपी में तेजी के साथ इमर्ज करती है तो हमने कहा ओबीसी उसके पास जो है वोट बैंक होता है। ओबीसी में केवल यादव नहीं है,
मौर्य और जितने भी यहाँ पर पटेल वगैरह, सबको वो ओबीसी मतलब कास्ट को मैक्सिमम लेवल पर सपा अपने साथ रखती है। तो सपा जब यहां पर आती है तो देखा यह जाता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेंस मजबूत होता जाता है और अदर जो ओबीसी कास्ट हैं वो उतने प्रभावी अपने को नहीं देखते हैं और उनके अंदर डिप्रीविएशन की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी यादव वर्सेस नॉन यादव ओबीसी का एक जो है विभाजन उत्तर प्रदेश में दिखना स्टार्ट हो जाता है कि जहां पर यादव जो कम्युनिटी है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, पुलिस में देखिए, अलग अलग जगहों पर देखिए, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा दिखेगा। अदर जो ओबीसी कम्युनिटी कहती है कि हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे और उनकी ये शिकायत है कि इसकी वजह है कि जानबूझकर सपा पार्टी जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही प्रोजेक्ट करती रही। अब ये इंटरप्रिटेशन वाली चीज है कि इसकी व्याख्या सपा अगर इसको मैनेज कर लेती तो अपनी इमेज ओबीसी पार्टी वाली बनाती, लेकिन उसका इमेज बनता गया एक पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित। तो इस वजह से एक तो नॉन यादव ओबीसी जो थे वो वहां से कटे। अब इनको चाहिए था कि किस अदर पॉलिटिकल पार्टी में जाएं जो इनको यहां पर रिप्रेजेंट कर सके, पहली चीज। दूसरा यहां पर क्या था, बसपा के साथ भी यही हुआ। बसपा में भी जो जाटो कम्युनिटी थी शेड्यूल कास्ट की वो इकोनॉमिकली बहुत तेजी के साथ मजबूत हुई, अदर कम्युनिटी उतनी ज्यादा वहां पर नहीं देखी गई। तो वेस्ट के जो शेड्यूल कास्ट थे वहां स्थिति बेहतर हो रही थी, लेकिन ईस्ट के शेड्यूल कास्ट में वो स्थिति नहीं दिख रही थी। तीसरी चीज जो यहां पर थी कि 1990 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन आया तो हमने एक थ्योरी शुरुआत में आपको बताई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की। यानी 90 के बाद पूरी दुनिया में जब देखा गया कि पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार हर जगह होने लगा, तो स्थानीय स्तर पर जो भी समुदाय थे उन्हें लगा कि उनका पहचान खत्म हो रहा है और पहचान हम बनाते हैं अगर हमारा नहीं है। जैसे हिंदू रिलीजन में क्रिटिसिज्म किया जाता था कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी कभी थी ही नहीं, इनको कभी वो रिस्पेक्ट मिला ही नहीं। तो एक तरीके से ये हिंदू इंस्टीट्यूशन में रहने के बावजूद मनुस्मृति के शिकार थे इनमें कुछ वहां पर। तो इसलिए 90 के दशक में जब कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी था उनके अंदर कोई भी रिलीजियस फीलिंग नहीं थी, मतलब धर्म के प्रति कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। वह पूजा पाठ लोग करते थे जो एक लंबे समय से चला आ रहा पूरा का पूरा प्रोसेस था, लेकिन जो वहां से जो यूथ निकल रहा था, जो लोग निकल रहे थे, उनको लगता था कि ये तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने वाला रहा है। ये पहला जनरेशन था। लेकिन जब आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ती है तो हम अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं। ऐसे में यह देखा गया कि यहीं पे जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट थे उन्होंने अपने अब जो है हिस्ट्री में जाकर अपना जो है वो आइडेंटिटी खोजना शुरू किया। जैसे अगर यादव कम्युनिटी से पूछा जाए कि आप किस जो है भगवान के वंशज हैं, तो वहां पर जवाब बहुत क्लियर है कि कृष्ण जो है यदुवंशी थे और हम उन्हीं परंपरा को पालन करते हैं, हम उन्हीं परंपरा की। यानी जब आपके कम्युनिटी में कोई एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया गॉड के रूप में तो आपको यह लगने लगा कि अच्छा ये तो रिलीजन सही है, तो यहां पे आप अपने को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में जब लोगों ने शंबुक ऋषि के बारे में कि बताइए शंबुक ऋषि जो हैं वो पूरे वेदों के ज्ञाता थे, क्या वहां मंत्र वगैरह थे, ये तो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, अदरवाइज जो सनातन धर्म था वो तो बेहतर था। इंटरप्रिटेशन यहां पर चेंज होने लगे, यानी जो रिलीजन से दूरी थी अचानक 90 के एक दो डिकेड के बाद यहां पर जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट हैं उनके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट और मजबूत होता गया और आज इस कम्युनिटी में काफी अच्छा खासा रिलीजियस जो फेथ है वो बढ़ता जा रहा है। इसका फायदा उस पार्टी को मिलेगा जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेगा। तीसरा यहां पर जो मुद्दा था हमने कहा मार्केट। मार्केट जो है वह शुरुआती दौर में फ्री बीज, राजनीति में फ्री बीज चलता था कि आप मुफ्त में कुछ भी चीज दीजिए, लेकिन 2014 तक आते आते बड़ा डिबेट चल रहा था गुजरात मॉडल वर्सेस केरला मॉडल का। केरला मॉडल की खासियत यह थी कि, और इस बार कोरोना काल में भी आप देखिए केरला की सबसे खासियत क्या रही
एजुकेशन और हेल्थ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसमें वाकई वहां पर वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो चीजें दिखती हैं। लेकिन गुजरात मॉडल अपने भव्यता, अपने ग्रैंड मतलब की जो है वो जो वहां पे बड़ी जो वहां पे बिल्डिंग्स हैं, जो वहां सड़कें हैं, हाईवे हैं, ओवर ब्रिज हैं, तमाम चीजें हैं जो दिखती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अट्रैक्ट करता था कि अच्छा गुजरात में ये बन रहा है, गुजरात में वो बन रहा है। तो यहां पर एक मॉडल था इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, फिजिकल, और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ का। 2014 तक भारत में ये फीलिंग बड़ी तेजी के साथ आ रही थी कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छा होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। डेवलपमेंट का नियम बदल रहा था। अब केवल हमें अपनी जरूरत पूरी करने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप फ्री में मत कुछ दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, सड़कें दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, उद्योग दीजिए, हम बाकी सब कुछ कर लेंगे, आपको फ्री में हमको देने की जरूरत नहीं। 2014 में यहीं से अब पूरी पॉलिटिक्स यूपी और इंडिया की बदलनी स्टार्ट होती है। पहला जो यहां पर चेंज आया वो चेंज ये था कि एक तो यूपी में जो नॉन यादव ओबीसी थे और नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट, इनको बीजेपी ने एक अपने तरफ से अल्टरनेटिव दिया। बीजेपी में कुछ ऐसे लीडर्स जो अदर ओबीसी ग्रुप के थे उनको जो है ज्यादा प्रमोट किया गया। जैसे आप जानते ही हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त यूपी के केशव मौर्य, तो यहां पर और इनका बड़ा रोल रहा कि जो है अदर ओबीसी। इस दौरान ये चीजें देखी और इसी दौरान सपा पार्टी इंटरनल जो है कन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई। वहां पर जो है वो पार्टी अगर इंटरनल कन्फ्लिक्ट का शिकार न होती तो शायद वह अपना एक और प्रभाव बनाती, क्योंकि फिर न तो मुलायम जी का वो सपोर्ट उस तरीके से रहा, गाइडेंस रहा, और शिवपाल यादव जी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो है मैनेजमेंट जिनका सबसे यूनिक माना जाता था सपा से, वो निकल गए। तो सपा का जो प्रभाव था वो कमजोर होने लगा। और इवन अखिलेश यादव के कार्यकाल में लास्ट के जो 1-2 साल थे उसमें बहुत से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुए और बड़ा अच्छा इमेज बना, एक विकास की जो जिस तरीके से चीजें हुई थी, चाहे वो एक्सप्रेसवे का मामला हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस बैन हो, बहुत सी चीजें थी, तो एक अच्छा इमेज वहां पर उनका बना हुआ था। लेकिन 2017 के चुनाव तक आते आते जो डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, वो बाहर आ चुका था और जो गैर यादव जो कम्युनिटी थी वो सपा से दूर जा रही थी और बीजेपी के नजदीक हो रही थी। इसका असर दिखा और आप देख सकते हैं कि यूपी के 2017 के चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, जो कभी भी नहीं सोची होगी कि इतना बड़ा यहां पर हमें जो है विक्ट्री मिलेगा, तो बड़ी सफलता वहां पर मिली। तो उसका एक बहुत बड़ा वजह था कास्ट पॉलिटिक्स में आने वाला बदलाव। दूसरा जो कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक जो राजनीति थी, वो यहां पर देखा गया कि जब बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया तो नरेंद्र मोदी को देखने के दो नजरिए थे, एक नजरिया हिंदू वाला, एक नजरिया मुस्लिम वाला। एक नजरिया था जो वहां पर उनको हिंदुत्व का फायर ब्रांड मानता था गोधरा कांड की वजह से, कि वहां पर वो झुके नहीं, बिल्कुल मजबूत बने रहे उन्होंने जो है वहां पर, और गुजरात में तो दंगे कभी हुए ही नहीं। तो एक वो अप्रोच, और दूसरा वहां पर एक मुस्लिम फियर कि जो गोधरा जो नरसंहार हुआ था तो वहां पर आरोप लग रहा था कि सरकार को जितनी तीव्रता और जितना तेजी के साथ गुजरात में काम करना चाहिए था उतनी तेजी से उन्होंने काम नहीं किया था। ऐसे में उन्हें एक जो है वह स्लॉटर, मतलब कि मैन स्लॉटर मैन के रूप में देखा जा रहा था, कि इंसानों की हत्या कराने वाला इंसान, इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो यहां पर अपने आप एक पोलराइजेशन होना शुरू हो गया, यानी उस व्यक्ति को जो धर्म वहां पर नाम पर जो चुनाव में आ रहे हैं, अब कांग्रेस ने उनका इस आधार पर विरोध करना शुरू किया, गोधरा को बार बार याद कराना कांग्रेस ने शुरू किया। यह गलती एक बार पहले भी हो चुकी थी 2006-7 के चुनाव में, जब सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द बोला था। तो पोलराइजेशन बड़ी तेजी से, हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन, मुस्लिम पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ लेकिन हिंदू पूरी तरीके बीजेपी के साथ, इस पोलराइजेशन में मेजॉरिटी जो होगी वो तो चुनाव जीतेगी ही। यही स्थिति 2014 में भी बनने लगी, जहां पर जो है हिंदू पोलराइजेशन, जो कास्ट में डिवाइडेड हिंदू थे वो पोलराइजेशन यहां पर हुए, और कांग्रेस की जो इमेज थी
हिंदुओं के लिए वह एक माइनॉरिटी जो है पार्टी के रूप में केवल बनती गई कि ये माइनॉरिटी सपोर्टेड पार्टी है और कुछ भी नहीं। यानी कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उसका न्यूट्रल इम्पार्शियल जो है जो छवि था, वह भंग हुआ था। यह माना जा रहा था कि ये कहीं ज्यादा वहां पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही। तो कांग्रेस ने भी एक ज्यादा एक ऐसी लाइन खींच दी, ऐसे ऐसे मुद्दे और इस तरीके की बातें, जहां पर जो है वह कहीं ना कहीं जो है उसकी छवि वह एक खास कम्युनिटी की पार्टी के रूप में बनकर रह गई और इस वजह से वोट बैंक वहां से शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आ गया। तीसरा, इसी वक्त यहां पर मोदी जी ने गुजरात मॉडल का नाम लिया, डेवलपमेंट का मॉडल, जो मार्केट वाला फोर्स लोगों के दिमाग में एस्पिरेशन था। तो वहां पर एक तरफ जाति का तो चल रहा है, मोदी जी ने खुद ही बताया कि हम ओबीसी हैं, तो एक और चीज यहां मजबूत हो गई कि अपर कास्ट तो है ही, अब ओबीसी भी आएगा, भाई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स भी चल रहा है, एक तरफ रिलीजियस पॉलिटिक्स भी चल रहा है, और तीसरी तरफ डेवलपमेंट, कि हम गुजरात वाला डेवलपमेंट पूरे भारत में लेकर आएंगे। तो इन तीनों ने जो 2014 का इलेक्शन था उसको प्रभावित किया, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में ग्लोबलाइजेशन के बाद का जनरेशन वोट कर रहा था और वो ठीक ठाक आबादी थी। बहुत से यूथ जो नहीं जाति की राजनीति में विश्वास करते हैं, आप में से अधिकांश लोग जो जाति की राजनीति को पसंद नहीं करते, धर्म की राजनीति को पसंद नहीं करते, उनमें से अधिकांश लोगों ने 2014 में वह गुजरात मॉडल को चुना, बीजेपी को चुना, मोदी को चुना। और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि मोदी जी की जो छवि थी वो एक विकास पुरुष के रूप में वहां पर स्थापित की गई थी। और इस वजह से उस चुनाव में यह देखा गया, 2014 के चुनाव में, कि अप्रत्याशित जो सफलता वह बीजेपी को वहां पर मिलती। लेकिन 2014 के बाद यह देखा गया कि मोदी गवर्नमेंट के दौरान कई सफल डिसीजन भी लिए गए तो कई असफल डिसीजन भी लिए गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि सीरीज ऑफ पॉलिसीज इनिशिएटिव शुरू किए गए, एक से एक प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, मतलब एक साथ न जाने कितने स्कीम यहां पर स्टार्ट किए गए। तो एक तरफ यह था कि पॉलिसी एनर्जाइज हो रही थी कि गवर्नेंस का मॉडल तो बदल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह देखी जा रही थी गवर्नमेंट में कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं था और पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं थी। आज प्रायोरिटी में स्वच्छ भारत मिशन है, कल जो है मेक इन इंडिया है, परसों स्मार्ट सिटी है, नरसों कौशल विकास है। पॉलिसी कंटिन्यूटी न होने की वजह से और एक साथ कई फ्रंट खोलने की वजह से यह देखा गया कि जो एक्सपेक्टेशन थे कि जॉब क्रिएशन होगा, एजुकेशन बेहतर होगा, हेल्थ बेहतर होगा, उनमें कई जगहों पर एक्सपेक्टेशन पर वह गवर्नमेंट खरी उतरती नहीं दिखाई दी। इस बीच 2016 में जीएसटी और 2017 में 2016 में ही जो नोटबंदी, ये दो ऐसे डिसीजन थे जिसने गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा गिरा दिया। 2019 तक आते आते यह माना जाने लगा कि अब तो बीजेपी 2014 के सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाएगी और शायद ही अब सत्ता में रह पाए। लेकिन इसी बीच दो तीन और बड़ी घटनाएं हुई। जैसे एक तो पुलवामा का अटैक जब हुआ, उसके पहले लगातार सीरीज ऑफ अटैक चल रहे थे। पठानकोट में हमला हुआ था, उरी में हमला हुआ था, नागौरा में हमला हुआ था और फिर पुलवामा में हमला हुआ। तो सीरीज ऑफ टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे चल रहे थे। और पुलवामा अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया, क्योंकि चुनाव उसी के सामने थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले भी सरकारें करती थी, लेकिन यह पहली बार था कि गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक को डिस्क्लोज किया। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को भी फोन करके इन्फॉर्म किया कि भाई आपके यहाँ रात में हम आए थे, था तो अपना ही इलाका लेकिन आपने कब्जा किया हुआ है, हमने वहां पर जो है 200-300 हमको आतंकी दिख रहे थे तो हम मार ओर के उनको आए हैं। तो ये वहां पर इन्फॉर्म किया गया और फिर वर्ल्ड मीडिया को भी इन्फॉर्म किया गया। अब भारत में और पाकिस्तान में एक बड़ा दुविधा आया कि एक तो चुनाव नजदीक है, तो अपोजिशन बिल्कुल हाथ पैर फूल जाना जिसे कहते हैं, कि जिन्हें ये लग रहा था कि ये तो हम जीतते जीतते हारने की स्थिति में आ गए। यानी एक तो पॉपुलैरिटी कमजोर हो रही थी गवर्नमेंट की, और ऊपर से ये ऐसा मुद्दा मिल गया कि जहां पर गवर्नमेंट जो, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुद्दा था और टेररिज्म का मुद्दा,
वो भारत के लोगों के दिल तक छूता है। कि मतलब अगर सर्वे कराया जाए कि क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो, तो बड़े लोग ऐसे यहां पर हैं जो कहेंगे अटैक करो, वहां उसके लाभ हानि क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। और एक समय था जहां पे मेजॉरिटी ये चाहती थी भारत में कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो, लेकिन आज स्थिति है पाकिस्तान को लेकर हेट्रेड बहुत ज्यादा है। उसका एक रीजन भी रहा है कि कई लंबे समय से आतंकी हमले और पाकिस्तान विरोधी बयान, वह पाकिस्तान इसके लिए जाना जाता है। बहरहाल, तो सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने तो डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं हमारे यहां तो भारत कहां से आ जाएगा। और भारत में भी जो अपोजिशन पार्टी थी वो कंफ्यूज्ड हो गई और क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क की, इसके सबूत दिए जाएं कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ है। इस तरीके की चीजों ने जो है वह फिर से बीजेपी को एक तरीके की संजीवनी बूटी वहां पर थमा दी। यहां पर नया मुद्दा आ गया। तो जो तीन मुद्दे अभी तक चल रहे थे, मार्केट, रिलीजन और कास्ट, अब चौथा मुद्दा आ गया 2019 के चुनाव में, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो चुनाव को प्रभावित करने वाले, अगर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुद्दे हैं या कैसे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ है यहां पर, तो यहां पर यह देखा गया है। अब नेक्स्ट ईयर 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके से अब अपोजिशन पार्टी जो है वो अपने को कंसोलिडेट करती हैं, अपने एजेंडे को लेकर वहां पर जाती हैं। क्योंकि रूलिंग पार्टी जो भी रहेगी वो हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि उसके पास वह गवर्नमेंट का बेस है, पैसा है, ग्लैमर है, वो दिखता है। रूलिंग पार्टी हमेशा दिखता है, अपोजिशन पार्टी नहीं दिखता है। तो अपोजिशन पार्टी को दिखाना पड़ता है कि कैसे वो अपने को मजबूती से वहां पर दिखाए। अब सवाल यह है कि कोरोना पेंडेमिक के दौर में सबसे वर्स्ट सिचुएशन वह उत्तर प्रदेश ने झेला हुआ है, और बाकी महाराष्ट्र और दिल्ली ये सब तो बहुत ज्यादा मामले वहां पर आए, लेकिन जो सेकेंड वेव का हिट था वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन होने की वजह से उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल एनार्की लाइक सिचुएशन एक समय के लिए आ गई थी। मतलब एक दो हफ्ते तो समझ में ही नहीं रहा था लोगों को कि जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इस तरीके का क्योस क्रिएट हो चुका था यूपी में। तो सरकार की पॉपुलैरिटी इस दौरान तो कमजोर हुई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि प्रयागराज में जो डेड बॉडी वगैरह का मामला था वो भी काफी चर्चा में रहा। तो कई मुद्दे रहे जो इस दौरान यहां पर देखे गए यूपी में। हालांकि इस दौरान यूपी के चीफ मिनिस्टर एक्टिवली वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते रहे, वो अपना काम करते रहे। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होना है वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कौन कौन सी चीजें वहां पर निर्धारित करेंगी। हमने कहा कि सपा और बसपा एक समय तक जो है और बीजेपी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन तक जुड़े हुए थे। आज मजबूरी यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वह एक सिंगल फार्मूला पे काम नहीं कर सकती। यानी बीजेपी को अब धीरे धीरे वह मुसलमानों के साथ भी अपना संपर्क बढ़ाना होगा। यानी बीजेपी में अब जो है मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा मोहन भागवत जी का बयान। मॉब लिंचिंग कोई आज की घटना नहीं है, पिछले 5-6 सालों से मॉब लिंचिंग के कई इंसिडेंट आए, लेकिन पहली बार आरएसएस के किसी सरसंघचालक ने यह बात कही कि अगर गाय के लिए मॉब लिंचिंग के लिए गाय के लिए किसी व्यक्ति की हत्या की जा रही है तो यह हिंदुत्व पर यह हमला है। मतलब एक तरीके से मॉब लिंचिंग को उन्होंने क्या गलत ठहराया और वहां पर कहा कि भारत में वह मुस्लिम भी उतने ही भारतीय हैं जितने हिंदू हैं और ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इस तरीके के बयान बीजेपी में आरएसएस ने किसी दिए नहीं, ये पहली बार इस तरीके के मुद्दे पर सरसंघचालक द्वारा दिया जाना। तो इसका मतलब है कि वहां पर अप्रोच क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सपा बसपा इनके अप्रोचेस में भी देखिए तो बसपा या सपा अब अपने को केवल एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं रखना चाहते। सपा जो है वह केवल और केवल इस आधार पर चुनाव में नहीं जाना चाहती है कि वो जो है यादव कम्युनिटी की पार्टी, वह अदर ओबीसी। तो ये अब इस परसेप्शन में कौन कितना सफल होता है, कौन अपने को अधिक इंक्लूसिव बनाता है, कौन सबको साथ लेने का अट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स अपने अंदर लाता है, वही डिसाइड करेगा कि 2022 में या उसके बाद क्या होगा। क्लियर है? तो आज तो हम इस डिबेट पे चले गए, आधे घंटे तो हम लोगों ने इसी डिबेट पे बात कर लिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि यूपी स्पेशल से जुड़े कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं।
तो अब इसके आगे कल हम लोग करते हैं। कल हमारा पार्लियामेंट तो खत्म हो ही गया है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, कल हम कर लेंगे। और राज्य कल कर लेंगे, कल ही जुडिशरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है स्टेट का। तो कल हमारा जुडिशरी स्टार्ट हो जाएगा, कल मतलब मंडे, सॉरी आज सैटरडे है शायद, आज सैटरडे ना, हाँ मंडे को फिर आपकी क्लास रहती है, तो मंडे को हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।